जैसे ही विशाखा ने राजकुमारी मुकुंदा को बताया कि जिस पौधे को सोम ने छुपाया था वो एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसको खाने के बाद जानवर भी अक्कड़ सकते हैं। राजकुमारी मुकुंदा ये सुनकर स्तब्ध थी। उनके मन में सबसे पहला सवाल यही आया कि आखिर सोम उस जड़ी बूटी को वहां लेकर क्यों आया है। तभी विशाखा ने आगे बताया कि इस जड़ी बूटी को खाने से इंसान आजीवन बिस्तर पर पड़ सकता है, वो एक जीवित लाश बन जाता है। जब विशाखा ने आखिरी शब्द कहे तो उसे सुनते ही राजकुमारी को किसी और की कही बात भी याद आने लगी। उसकी आंखों के सामने एक दृश्य आने लगा। इसके पहले राजकुमारी वैशाली में सोम के साथ वन में गई हुई थी। तब सोम ने भी एक पौधे को दिखाते हुए उससे कहा था कि ये पौधा इंसान को जीवित लाश बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसका उपाय पूरे भारतवर्ष में किसी के पास नहीं है, लेकिन एकमात्र सोम है जो इसका तोड़ जानता है। राजकुमारी सारे नजारे को याद कर रही थी। तभी राजकुमारी के कान में एक आवाज आई, राजकुमारी, अरे राजकुमारी मुकुंदा, कहाँ खो गई आप? विशाखा बार बार राजकुमारी मुकुंदा को आवाज लगा रही थी। उसकी आवाज सुनकर राजकुमारी की तंद्रा टूटी। वो एकदम से चौंक गई, लेकिन विशाखा को उसके इस व्यवहार से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। वो उस पौधे को लेकर आगे बढ़ते हुए कहती है, इसे गांव से बाहर फेंक देना ही उचित है। हो सकता है कोई धोखे से इसे यहाँ ले आया हो। इसके बाद विशाखा ने उस पौधे को गांव से बाहर फेंक दिया। लेकिन राजकुमारी मुकुंदा की आंखों में अभी भी कई सारे सवाल थे कि आखिर सोम को क्या आवश्यकता पड़ गई इस पौधे की। विशाखा और राजकुमारी वहां से चले गए। गांव में लोग जल्दी से सो जाते थे, इसलिए वहां भी सब जल्दी से सो गए। और फिर सन्नाटा होते ही कुछ देर बाद सोम वापस गांव के प्रवेश द्वार के पास गया और उस पौधे को ढूंढने लगा। कुछ ही देर तक ढूंढने के बाद जब वो पौधा उसे वहां नहीं मिला तो उसके चेहरे पर परेशानी बढ़ने लगी। वो बेचैन होते हुए खुद से कहता है, हाँ, शाम को ही तो मैंने उसे यहाँ पर रखा था, लेकिन गया कहाँ? बड़ी मुश्किल से मिला था और उसके अलावा हमारे पास और कोई उपाय भी नहीं था। अब क्या करूं? कहाँ से ढूंढ के लाऊं उसे? इसके बावजूद भी सोम लगातार आसपास की जगह पर उसे ढूंढता रहा। जब वो पौधा उसे नहीं मिला तो वो थक हार कर एक किनारे चबूतरे पर जाकर बैठ गया। काफी देर तक सोचने के बाद उसने निर्णय लेते हुए कहा, कल सुबह ढूंढता हूँ, हो सकता है किसी ने उठाकर कहीं और रख दिया हो। ये बोलकर सोम ने इधर उधर देखा। जब उसे कोई भी नजर नहीं आया तो वापस वो अपनी जगह पर आकर आराम करने लगा। उसकी सारी हलचल राजकुमारी मुकुंदा देख रही थी। जहाँ सोम अपनी खतरनाक लीलाएं शुरू कर चुका था तो वहीं दूसरी तरफ रानी कौशला देवी त्रिलोक सिंह के महल आते ही सबसे पहले उसके पास गई। त्रिलोक सिंह अपने कक्ष में था और पूरे महल के अंतिम निरीक्षण के लिए तैयार हो रहा था। तभी रानी कौशला अपनी व्याकुलता के साथ उसके पास आई और उसे बताया कि राजमाता आम्रपाली को लेने स्वयं उस गांव जाएंगी जहां अभी वो है। और उसने कहा, भाई, यदि ऐसा हुआ तो ये तय हो जाएगा कि आम्रपाली इस महल में हमेशा रहेगी और तब सम्राट उससे विवाह कर ही लेंगे। और अगर एक बार उनका विवाह हो गया तो वो बिना कुछ सोचे समझे उस आम्रपाली को पूरे साम्राज्य की महारानी बना देंगे और हमें उसकी दासी। रानी कौशला देवी का डर देखकर त्रिलोक सिंह ने उन्हें समझाने की कोशिश की और कहा, आप ठीक कह रही हैं बहन, लेकिन इस वक्त डर से नहीं, समझदारी से काम लेना होगा। अभी कुछ देर पहले ही हम मुख्यमंत्री वसुदेव से बात करके आ रहे थे। मगध में कोई भी छूत की बीमारी नहीं फैली थी, बल्कि गांधार नरेश ने पानी में विषैला पदार्थ मिलवा दिया था। जैसे ही कौशला ने ये सुना वो और भी ज्यादा घबरा गई और त्रिलोक सिंह की बात को बीच में ही काटते हुए कहती है, आपने तो कहा था कि आम्रपाली इस बीमारी की वजह से मर जाएगी और फिर सम्राट का ध्यान हमारी गलतियों से हटकर आम्रपाली की मौत पर चला जाएगा और हम बच जाएंगे। लेकिन अब क्या? अब तो राजमाता भी उसके जादू में आने लगी है। हमें कुछ तो करना होगा भाई, जल्दी कुछ करना होगा, अन्यथा आपकी बहन का घर उजड़ जाएगा और हमारा सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। त्रिलोक सिंह कुछ विचार कर ही रहा था कि उसने गंभीर स्वर में कहा, बहन, इस वक्त हम कुछ भी नहीं कह सकते। आम्रपाली ने कई सारे गांव को ठीक कर लिया है। यदि इस वक्त आम्रपाली के खिलाफ हमने कोई भी कदम उठाया तो सारे गांव वाले एक साथ मिलकर महल में चढ़ाई कर देंगे। और यही नहीं, सम्राट को तो आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। उन्हें हमें पकड़ने में जरा सा भी वक्त नहीं लगेगा। और वैसे भी आपने कई बार आम्रपाली को मारने की कोशिश की है, ये बात किसी से छुपी नहीं है। इसलिए इस वक्त हम दोनों का शांत रहना बेहतर होगा। तो आप कहना क्या चाहते हैं कि हम चुपचाप शांत होकर बैठ जाएं और उस आम्रपाली को महारानी बनते हुए देखें?
रानी कौशला भड़क कर बात कर रही थी। तब त्रिलोक सिंह ने कहा, नहीं, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, बल्कि हम ये कहेंगे कि अभी आम्रपाली महल में नहीं है, इसलिए आप राजमाता और सम्राट को अपने पक्ष में कर सकती हैं और उनके दिमाग में अपने लिए अच्छा और आम्रपाली के लिए बुरे भाव डाल सकती हैं। तभी कुछ हो पाएगा, अन्यथा कुछ भी संभव नहीं। और वैसे भी सम्राट अभी पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाए हैं। यदि आप चाहें तो उनकी सेवा कर सकती हैं। अपने पति धर्म का पालन करके आप उन्हें प्रसन्न कर सकती हैं। त्रिलोक सिंह की बात रानी कौशला देवी को उचित लगने लगी थी, तो उसने कहा, आप सही कह रहे हैं भाई, ये वक्त अच्छा बनकर अपना काम निकलवाने का है। भले ही सम्राट हमें हमारी गलतियों के लिए डांटेंगे, लेकिन हमें पूरा यकीन है कि वो हमेशा की तरह हमें अपना पत्नी धर्म निभाने देंगे। यदि एक बार हमने सम्राट के मन में आम्रपाली के लिए फूट डाल दी तो फिर देखना क्या हाल करते हैं उस आम्रपाली का। अगले दिन सुबह होने तक मुख्यमंत्री वसुदेव ने आसपास के राज्यों और सभी बांधों को बंद करवा दिया था। नदी का पूरा पानी अब रोक दिया गया था ताकि उसकी साफ सफाई की जा सके। सम्राट आज सुबह से ही चिंतित नजर आ रहे थे। जब से सम्राट बीमार पड़े थे तब से राजमाता रोज सुबह अपनी पूजा की आरती लेकर उनके पास आया करती थी और उन्हें आरती दिखाकर उनके ठीक होने की कामना करके चली जाती थी। आज भी वो अपनी आरती की थाल के साथ उनके पास आई। उन्होंने सम्राट को प्रसाद दिया। तभी उनके द्वार पर दस्तक हुई। उस आवाज को सुनकर दोनों ने द्वार की तरफ देखा तो दोनों रानियां अपने हाथ में पूजा की थाल लिए खड़ी थी और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। लेकिन उन्हें देखकर राजमाता के चेहरे पर अब क्रोध के भाव आ गए थे। सम्राट उलझन भरी नजरों से देख रहे थे। तब रानी कौशला ने सम्राट से कहा, सम्राट, यदि आपकी अनुमति हो तो क्या हम अंदर आ सकते हैं? राजमाता अपने स्थान पर खड़ी हुई थी और ताना मारते हुए कहती हैं, लगता है तुम लोग रास्ता भूल गए हो, लेकिन अब याद दिला देते हैं, ये सम्राट बिंबिसार का कक्ष है, जिन्हें छूत की बीमारी लग गई थी, जिसकी वजह से आप लोग भूल गई थी कि आपके पति बीमार हैं और पीड़ा में हैं। राजमाता का ताना सुनकर रानी चेलना और रानी कौशला दोनों ही असहज हो गईं। कुछ पल के लिए राजमाता के शब्दों ने उन्हें मौन कर दिया था, लेकिन रानी कौशला ने चेलना को कोनी मारी ताकि वो कुछ बोले। तो रानी का इशारा मिलते ही रानी चेलना ने हामी भरी और लड़खड़ाते हुए शब्दों में बोलना शुरू किया। वो बड़ी माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? हम भला सम्राट के कक्ष का रास्ता कैसे भूल सकते हैं? हम तो उनकी पत्नियां हैं ना। पत्नी? याद आ गया? तो उस दिन कहाँ चली गई थी आप दोनों? क्या आप अभी तक मंदिर में ही थी? राजमाता के सवाल पर रानी चेलना ने शर्मिंदगी के साथ अपना सिर नीचे झुका लिया। इसके बाद राजमाता ने कौशला देवी की तरफ देखा और कहा, और आपने तो हमसे कहा था कि सम्राट की सेवा करेंगे, फिर आधे रास्ते से आप गायब हो गई थी। कहाँ गायब हो गई थी आप? कौशला ने अपनी सफाई देने के लिए पहले से ही एक लंबा चौड़ा भाषण तैयार कर लिया था, लेकिन राजमाता उसके व्यवहार से भली भांति परिचित थी। उन्होंने उसे कुछ कहने से पहले ही रोक दिया और सम्राट की तरफ देखते हुए कहा, हम उस दिन को आज तक कोसते हैं पुत्र, जिस दिन आपने इन दोनों से विवाह किया था। उनके इतना कहने के तुरंत बाद ही रानी कौशला और रानी चेलना झट से सम्राट के पास आई। रानी चेलना ने सम्राट के पैर पकड़ लिए और कहा, सम्राट, यकीन मानिए, इस संकट की घड़ी में हमने आपको अकेला नहीं छोड़ा था। हमने संकल्प लिया था और मन्नत मांगी थी कि जब तक आप ठीक नहीं हो जाएंगे हम व्रत धारण करेंगे और आपसे नहीं मिलेंगे। और देखिए, भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन भी ली। राजमाता ये सुनकर हैरान थी। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि रानी चेलना इतना बड़ा झूठ इतनी सफाई से इतने साफ शब्दों में कह सकती हैं। और उनके मुख से निकल गया, अभी तक तो ये कुटिलता में माहिर थी और अब झूठ बोलने में भी माहिर हो गई हैं। पुत्र, संभल कर, कहीं इनके झूठे शब्दों में आप उलझ न जाएं। ये बोलकर राजमाता वहां से चली गई। उनके जाने के बाद कौशला ने अपना असली रंग दिखाया और फिर सम्राट के नजदीक जाकर मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा, सम्राट, राजमाता ने कभी भी हमें अच्छा नहीं समझा, लेकिन आपने तो हमसे विवाह किया है और 7 वचनों को निभाने का वादा भी। तो क्या आप भी हमें इसी नजरों से देखते हैं? सम्राट ने कौशला देवी की तरफ चिढ़ भरी नजरों से देखा और कहा, रानी कौशला देवी, यदि पत्नी आपकी तरह होती है तो इन 7 वचनों का कोई मतलब ही नहीं है। और एक बात ध्यान रखिएगा, हमने आपको अभी तक माफ नहीं किया है और गांधार नरेश के पास जाकर आपने जो हरकत की है उसके बाद तो कभी माफ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप इस कक्ष से बाहर चली जाएं, अन्यथा हम मजबूर हो जाएंगे।
सम्राट ने कठोर स्वर में रानी कौशला को समझा दिया था। कौशला आगे भी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन सम्राट ने हाथ दिखाकर उन्हें रोका और सीधे दरवाजे की तरफ इशारा कर दिया। कौशला देवी चुपचाप वहां से जाने लगी। रानी चेलना ये सब कुछ देख रही थी और अंदर ही अंदर घबरा रही थी। उन्होंने सम्राट से पूछा, क्या उन्होंने उसे माफ कर दिया? लेकिन सम्राट ने उस वक्त इतना ही कहा, यदि आपको अपनी गलती का एहसास है तो हमने आपको माफ किया, लेकिन इस वक्त हमें एकांत चाहिए, आप भी जा सकती हैं। उन्होंने रानी चेलना को भी वहां से भगा दिया। उन दोनों के जाने के बाद सम्राट अपने बिस्तर पर बैठ गए। अब उन्हें आम्रपाली की याद सताने लगी थी। उन्हें जंगल का वो पल याद आ रहा था जब वो बीमार पड़े थे और आम्रपाली उनका ख्याल रख रही थी। किस तरह सारी रात जागकर उसने उनके ज्वर को कम करने के लिए लगातार उनकी सेवा की थी। उसे याद करते हुए सम्राट की सारी चिंताएं दूर होने लगी और उन्होंने कहा, अब ज्यादा दिन और नहीं आम्रपाली, जल्दी हमारा विवाह आपसे होगा और फिर हम दोनों हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। जहां सम्राट आम्रपाली को शिद्दत से याद कर रहे थे, तो वहीं उनका ये एहसास आम्रपाली तक भी पहुंच चुका था। वो एक बच्चे की त्वचा पर नीम का लेप लगा रही थी। तभी उसके हृदय की धड़कनें एकदम से बढ़ गईं। आम्रपाली के हाथ काम करते करते रुक गए और वो खुद से कहती है, हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे सम्राट ने हमें पुकारा हो। इधर उधर देखते हुए उसने अपनी आंखें बंद की और मन में कहा, जानते आप हमारे पास नहीं है, लेकिन आप हृदय में हमेशा रहते हैं सम्राट। बस कुछ दिन और, ये गाँव ठीक हो जाएगा तो फिर हम आपके पास होंगे। ऐसा कहकर आम्रपाली वापस अपने काम में जुट गई, लेकिन सोम अभी भी वो पौधा ढूंढ रहा था। कि बेचैनी बता रही थी कि वो पौधा उसके लिए कितना महत्वपूर्ण था। कुछ ही देर में उसे वो पौधा वापस मिल गया और वो वापस गांव आ गया। गांव में आते ही वो सबसे पहले रसोई घर में गया और खीर बनाने लगा। अंत में उसने एक कटोरी खीर निकाली और उस पौधे का रस निचोड़कर उसमें मिला दिया। वो उस खीर को अपने हाथ में उठाकर बाहर की तरफ आया। वो बहुत खुश नजर आ रहा था। तभी राजकुमारी ने उसे बीच रास्ते में रोक लिया। वो अपने दोनों हाथ बांधे गंभीर मुद्रा में उसके सामने खड़ी थी, लेकिन सोम ने उसे नजरअंदाज कर दिया और उसके बगल से होकर निकल गया। तभी राजकुमारी ने उसे आवाज दी और मजबूत स्वर में कहा, रुको सोम। ये सुनकर सोम रुक गया और कहा, जल्दी गइए, हमारे पास कुछ बहुत जरूरी काम है। तो राजकुमारी ने कहा, ये खीर किसके लिए ले जा रहे हो? खीर का नाम सुनते ही सोम विचलित हो गया, लेकिन फिर सफाई के साथ कहता है, आप भी अच्छे से जानती हैं कि ये खीर आम्रपाली के लिए है। ये सुनते ही राजकुमारी एक पल के लिए मूर्ति बनकर रह गई, लेकिन सोम आगे बढ़ने लगा। राजकुमारी ने उसे टोक दिया, नहीं, आप ये खीर आम्रपाली को नहीं देंगे। जैसे ही सोम ने ये सुना तो उसने कहा, क्यों? क्योंकि तुमने इसमें विष मिलाया है। राजकुमारी की ये बात सुनकर सोम के चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। क्या सोम का भांडा फूट चुका था या फिर वो सफल हो जाएगा आम्रपाली को रोकने में? जानने के लिए सुनते रहिए। आम्रपाली।